मसान का प्रतिशोध, रक्त, रूह और खून। घर जो अब घर नहीं रहा। दिल्ली का वसंत कुंज इलाका। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें और आलीशान सोसाइटियां बाहर से जितनी चमक धमक वाली दिखती हैं, उनके अंदर कभी कभी उतने ही गहरे अंधेरे छिपे होते हैं। रॉयल रेजिडेंसी के फ्लैट नंबर 402 के बाहर से गुजरने वाले लोग अक्सर अपनी चाल तेज कर लेते थे। उस घर के दरवाजे पर हमेशा एक अजीब सा भारीपन महसूस होता था, जैसे कोई अदृश्य पहरेदार वहां खड़ा हो। यह घर कभी हंसी ठिठोली का केंद्र हुआ करता था। शर्मा परिवार की खुशियां इस घर की दीवारों में गूंजती थीं, लेकिन पिछले 30 दिनों में सब कुछ बदल गया था। अब वहां सिर्फ दवाइयों की गंध, अगरबत्तियों का धुआं और एक मां की सिसकियों की आवाज बची थी। जीवित लाश। अंशिका शर्मा के कमरे में घुप अंधेरा था। खिड़कियों पर मोटे काले पर्दे पड़े थे, क्योंकि अब उसे रोशनी से नफरत थी। कमरे के कोने में रखे बिस्तर पर जो लेटा था, उसे देखकर यह कहना मुश्किल था कि वह कोई जीवित इंसान है या हड्डियों का ढांचा। सिर्फ 1 महीने पहले अंशिका अपनी सगाई की पार्टी में लाल साड़ी पहने किसी परी जैसी लग रही थी। अर्जुन, उसका मंगेतर, उसकी खूबसूरती से नजरें नहीं हटा पा रहा था। वह एक सफल ग्राफिक डिजाइनर थी, जिसकी हंसी में जीवन की खनक थी। लेकिन आज आज उसका रंग हल्दी जैसा पीला नहीं, बल्कि राख जैसा मटमैला हो चुका था। गाल अंदर धंस चुके थे, जिससे उसकी चीक बोन्स बाहर उभर आई थी। होंठ सूख कर पपड़ी बन गए थे और उन पर काले धब्बे पड़ गए थे। सबसे भयावह उसकी आंखें थीं, गहरी, काली और भावशून्य, जो छत के किसी एक कोने को घंटों एकटक घूरती रहती थीं। उसकी मां सुनीता दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। उनके हाथ में खिचड़ी की कटोरी थी। अंशिका, बेटा, 2 चम्मच खा ले। सुनीता की आवाज में विनती थी, जो पिछले कई दिनों से अनसुनी की जा रही थी। अंशिका ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनीता ने हिम्मत करके बिस्तर के पास कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने अंशिका के कंधे पर हाथ रखा, अंशिका का शरीर पत्थर की तरह सख्त महसूस हुआ। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। हड्डियों के चटकने की आवाज आई। उसने मां को देखा, लेकिन उस नजर में पहचान नहीं थी। बस एक खालीपन था, जैसे कोई गहरा कुआं जिसमें झांकने पर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे। भूख नहीं है। अंशिका की आवाज ऐसी थी जैसे सूखे पत्तों को रगड़ा जा रहा हो। सुनीता का दिल बैठ गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, सबकी फाइलें मेज पर धूल खा रही थीं। विज्ञान कह रहा था, सब सामान्य है। लेकिन एक मां की ममता कह रही थी, मेरी बेटी को कुछ खाए जा रहा है। अर्जुन का फैसला। बाहर ड्राइंग रूम में एक भारी बहस चल रही थी। अंशिका के पिता, राजेश शर्मा, सिर झुकाए सोफे पर बैठे थे। सामने अर्जुन और उसके माता पिता बैठे थे। अंकल, आप हमारी मजबूरी समझिए। अर्जुन के पिता ने कहा, शादी अगले हफ्ते है और अंशिका की हालत देखिए। डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पा रहे। लोग बातें बना रहे हैं कि उसे कोई मानसिक बीमारी है या कोई नशा। मेरी बेटी नशा नहीं करती। राजेश चिल्ला पड़े। उनकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों था। उसे बस कोई इन्फेक्शन हुआ है, वो ठीक हो जाएगी। अर्जुन चुप था। वह अंशिका से प्यार करता था, लेकिन पिछले हफ्ते जब वह उससे मिलने गया था, तो अंशिका ने उस पर थूक दिया था और ऐसी गालियां दी थीं जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। अर्जुन डर गया था। अंकल, मैं रिस्क नहीं ले सकता, अर्जुन ने अंततः कहा और अंगूठी टेबल पर रख दी। रिश्ता टूट गया। उम्मीद की एक और डोर कट गई। कमरे के अंदर से अंशिका के हंसने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। एक ऐसी हंसी जो खुशी की नहीं, बल्कि किसी की बर्बादी का जश्न मना रही थी। अमावस का तांडव। वह अमावस की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था और हवा पूरी तरह थमी हुई थी। रात के 2 बजे बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक अमानवीय चीख गूंजी। यह चीख दर्द की नहीं, बल्कि क्रोध की थी। राजेश और सुनीता नींद से जागकर नंगे पांव अंशिका के कमरे की ओर दौड़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दृश्य देखकर सुनीता के मुंह से चीख निकल गई। अंशिका अपने बिस्तर पर नहीं, बल्कि दीवार से सटी खड़ी थी। वह अपने दोनों हाथों के नाखूनों से दीवार को पागलों की तरह खुरच रही थी। दीवार का प्लास्टर उखड़ चुका था। उसकी उंगलियों के पोर फट गए थे। नाखून उखड़कर लटक रहे थे और ताजा खून दीवार पर लकीरें बना रहा था। अंशिका, रुक जा बेटा। राजेश ने आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंशिका में उस वक्त 10 आदमियों जितनी ताकत थी। उसने एक झटके में अपने पिता को दूर फेंक दिया। राजेश दीवार से टकराकर गिर पड़े। फिर अंशिका ने धीरे धीरे अपना चेहरा माता पिता की ओर घुमाया। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। पुतलियां गायब हो चुकी थीं और पूरा नेत्र गोलक खून जैसा लाल हो चुका था। उसके चेहरे की नसें काली पड़कर उभर आई थीं।
उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो उसकी नहीं थी, भारी, गूंजती हुई और ठंडी। क्यों आए हो यहां? यह मांस मेरा है, यह शरीर मेरा है। उसने अपनी गर्दन को एक असंभव कोण पर टेढ़ा किया और अपनी ही मां को देखकर जीभ लपलपाई। सुनीता कांपते हुए पीछे हटी। वह समझ गई थी कि जिसे वह बीमारी समझ रही थी, वह दरअसल कुछ और था। उनकी बेटी के शरीर में कोई और रहने आ गया था। अतीत के पन्ने और बुआ का आगमन। अगले कुछ दिन नरक से बदतर थे। अंशिका को अब रस्सियों से बांध कर रखना पड़ता था। वह रस्सियों को काट लेती, खुद को चोट पहुंचाती और अजीबोगरीब भाषाओं में बड़बड़ाती। कभी हिब्रू जैसी कोई प्राचीन भाषा तो कभी गढ़वाली। जब विज्ञान हार मान गया तो आस्था की बारी आई। राजेश ने अपनी बड़ी बहन कमला देवी को गांव से बुलाया। कमला देवी 70 साल की थी, लेकिन उनकी रीढ़ ही अब भी सीधी थी और आंखों में एक तेज था। वह बचपन से ही कुलदेवी की उपासक थी और गांव में नजर उतारने और ऊपरी हवा के इलाज के लिए जानी जाती थी। घर में कदम रखते ही कमला देवी रुक गईं। उन्होंने हवा को सूंघा, सड़े हुए मांस की गंध। उन्होंने बुदबुदाया, इस घर में मरे हुए की सांसें चल रही हैं। सुनीता रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी। दीदी, मेरी बच्ची को बचा लो। कमला देवी सीधे अंशिका के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे के बाहर ही उन्हें एक अदृश्य दीवार जैसा धक्का लगा। उन्होंने अपनी माला निकाली और मंत्र पढ़ते हुए अंदर घुसी। अंशिका बिस्तर पर बंधी थी। बुआ को देखते ही वह शांत हो गई। वह बिल्कुल स्थिर होकर बुआ को घूरने लगी, जैसे शिकार करने से पहले जानवर घूरता है। रोशनी जलाओ, बुआ ने आदेश दिया। नहीं। बिस्तर से एक गुर्राहट आई। अंधेरा रहने दो बुढ़िया। बुआ ने खुद जाकर पर्दा हटा दिया। सूरज की रोशनी जैसे ही अंशिका के चेहरे पर पड़ी, उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा, जैसे वह जल रही हो। वह बिलबिला उठी। बंद कर इसे, बंद कर। बुआ ने ध्यान से देखा। अंशिका के गले पर, छाती पर और हाथों पर अजीब से निशान उभरे हुए थे। त्रिकोण और उल्टे क्रॉस जैसे निशान, जो किसी ने चाकू से नहीं बल्कि अदृश्य शक्ति ने अंदर से उकेरे थे। कमला देवी बाहर आई। उनका चेहरा पीला था। राजेश, सच सच बता, बीमारी शुरू होने से पहले यह कहाँ गई थी? दीदी, ये 1 महीने पहले अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ उत्तराखंड ट्रिप पर गई थी। बस वहीं से लौटने के बाद सिर दर्द शुरू हुआ और... कमला देवी ने माथा पीट लिया। मूर्ख, तुमने अनर्थ कर दिया। यह कोई बीमारी नहीं है, इससे मसान लगा है। मसान? राजेश और सुनीता ने एक साथ पूछा। हाँ, मसान। वो अतृप्त आत्माएं जो शमशान की राख, घने जंगलों या नदियों के संगम पर रहती हैं। यह साधारण भूत नहीं है। यह एक जिन्न या ब्रह्म राक्षस की श्रेणी का पिशाच है। यह इसके शरीर को खोखला कर देगा और फिर इसकी आत्मा को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। वह मनहूस ट्रिप, फ्लैशबैक, कहानी समझने के लिए हमें 1 महीने पीछे जाना होगा। अंशिका और उसके 4 दोस्त, प्रेरणा, राहुल, विकास और सोनिया, उत्तराखंड के चमोली जिले में ट्रैकिंग के लिए गए थे। मौसम सुहावना था। पहाड़ हरे भरे थे और सब खुश थे, सिर्फ प्रेरणा को छोड़कर। प्रेरणा अंशिका की सहकर्मी और तथाकथित दोस्त थी, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या का ज्वालामुखी धधक रहा था। ऑफिस में प्रमोशन अंशिका को मिला था और प्रेरणा जिसे पसंद करती थी, अर्जुन, उसने भी अंशिका को चुना था। ट्रैकिंग के दूसरे दिन वे लोग एक घने जंगल के पास पहुंचे। स्थानीय गाइड ने चेतावनी दी थी, मैडम, उस तरफ मत जाना, वो काला वन है। वहां पुराने जमाने का एक खंडहर मंदिर है और वहां मसान का वास है। सूरज ढलने के बाद वहां परिंदा भी पर नहीं मारता। दोपहर के समय जब सब खाना खा रहे थे, प्रेरणा अंशिका के पास आई। यार अंशिका, वहां झरने के पास बहुत अच्छी लाइट आ रही है, चल ना, तेरी कुछ कैंडिड फोटोज ले लूं। प्रेरणा ने मीठी आवाज में कहा। अंशिका, जो फोटोग्राफी की शौकीन थी, तैयार हो गई। प्रेरणा उसे धीरे धीरे ग्रुप से दूर और गाइड द्वारा मना किए गए काला वन की तरफ ले गई। जंगल इतना घना था कि दिन में भी शाम जैसा अंधेरा लग रहा था। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी कंकाल की पसलियां। एक पुराने टूटे हुए चबूतरे के पास पहुंचकर प्रेरणा रुक गई। वहां एक अजीब सा पत्थर रखा था, जिस पर सिंदूर और तेल पुता हुआ था। तू यहां खड़ी हो जा, प्रेरणा ने कहा। अंशिका वहां खड़ी हो गई। अचानक हवा ठंडी हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि अंशिका को अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। प्रेरणा, फोटो ले ली, चलो वापस चलते हैं, मुझे अजीब लग रहा है, अंशिका ने कहा। लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो प्रेरणा वहां नहीं थी। प्रेरणा? तभी उसे अपने कानों के ठीक पीछे एक सांस महसूस हुई, गर्म सड़ी हुई मांस की गंध वाली सांस। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू आ गई, मैंने तेरा इंतजार किया है। अंशिका चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई। उसे लगा जैसे कोई काला धुआं उसकी नाक और मुंह के जरिए उसके फेफड़ों को घुस रहा है।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो प्रेरणा भागती हुई आई। अरे, तू यहां गिर गई थी? मैं तो पानी लेने गई थी। अंशिका को कुछ याद नहीं था, सिवाय एक भारीपन के जो अब उसके सीने पर बैठ गया था। वह घर तो आ गई, लेकिन वह अकेली नहीं लौटी थी। वर्तमान में वापस बुआ का फैसला अंतिम था। इलाज वहीं होगा जहां रोग लगा है। हमें इसे उसी जंगल के पास स्थित प्राचीन भैरव मंदिर ले जाना होगा। दिल्ली के डॉक्टर या मौलवी इसका इलाज नहीं कर सकते। उस मसान की काट देवभूमि में ही है। अगली सुबह राजेश अपनी एसयूवी में अंशिका, सुनीता और बुआ को लेकर निकले। सफर किसी भयानक सपने जैसा था। जैसे ही गाड़ी ने मैदानी इलाका छोड़ा और पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर चढ़ना शुरू किया, अंशिका के अंदर बैठे शैतान को खतरा महसूस होने लगा। वह पीछे की सीट पर बैठी बैठी अचानक हंसने लगी। कहाँ ले जा रहे हो? उसकी आवाज में एक खौफनाक चंचलता थी। मुझे मेरा घर जंगल पसंद है, लेकिन मैं इस शरीर को नहीं छोड़ूंगा। राजेश ने गाड़ी पर पकड़ मजबूत की। अचानक कार का स्टीयरिंग जाम हो गया। गाड़ी खाई की तरफ मुड़ने लगी। राम, इतिहास और पासों पाम। राम राम। बुआ ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और गंगा जल छिड़का। गाड़ी खाई के किनारे से इंच भर दूरी पर रुक गई। अंशिका गुस्से से चिल्लाई, मरना चाहते हो? मैं तुम सबको मार डालूंगा। उसने अपने बंधे हुए हाथों से कार की खिड़की पर इतनी जोर से सिर मारा कि कांच में दरार आ गई। उसका माथा फट गया, खून बहने लगा, लेकिन वह पागलों की तरह हंसती रही और अपने ही खून को चाटने लगी। हिम्मत मत हारना राजेश, बुआ ने ललकारा। यह हमें डरा रहा है, गाड़ी मत रोकना। पूरे रास्ते वह कभी एक छोटे बच्चे की तरह रोती, पापा मुझे बचा लो, ये बुढ़िया मुझे मार देगी। तो कभी एक भारी मर्दानी आवाज में गालियां बकती। यह एक मानसिक युद्ध था जिसे जीतना जरूरी था। मसान का मंदिर। शाम ढलते ढलते वे चमोली के उस सुनसान मंदिर तक पहुंचे। यह मंदिर मुख्य सड़क से 5 किलोमीटर अंदर जंगल में था। मंदिर पत्थरों का बना था, जिन पर काई जमी हुई थी। चारों तरफ पुराने बरगद के पेड़ थे, जिनकी जटाएं जमीन को छू रही थीं। वहां का वातावरण बहुत भारी था। हवा में ठंडक हड्डियों तक चुभ रही थी। मंदिर के पुजारी बाबा भैरवानंद आग के धूनी के पास बैठे थे। चुभ रही थी। मंदिर के पुजारी बाबा भैरवानंद आग के धूनी के पास बैठे थे। उनकी जटाएं लंबी थीं और आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं। गाड़ी से उतरते ही अंशिका ने मंदिर में जाने से मना कर दिया। उसका शरीर लोहे जैसा भारी हो गया। राजेश और ड्राइवर को मिलकर उसे घसीटना पड़ा। वह जंगली जानवर की तरह दहाड़ रही थी। बाबा ने उसे देखते ही कहा, छोड़ दो इसे। अंशिका खड़ी हो गई और बाबा को घूरने लगी। तू कौन है? बाबा ने पूछा। मैं वो हूं जिसे भुला दिया गया, मसान बोला। यह लड़की मेरी है, इसने मेरी सीमा लांघी है। बाबा ने राख उठाई और हवा में उड़ाई। यह एक कुंवारे पुरुष का मसान है, बाबा ने राजेश से कहा। यह बहुत कामुक और भूखा है। इसने अंशिका के शरीर को अपना घर बना लिया है, क्योंकि यह पवित्र और सुंदर थी। यह इसे खा जाएगा। रात का दूसरा पहर। मंदिर प्रांगण में एक बड़ा हवन कुंड जल रहा था। आग की लपटें ऊंची उठ रही थीं। अंशिका को सामने बैठाया गया था। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया। हर मंत्र के साथ अंशिका को जैसे कोड़े पड़ रहे थे। वह चीख रही थी। उसका शरीर हवा में कई इंच ऊपर उठ रहा था और फिर नीचे गिर रहा था। जाना होगा तुझे, छोड़ दे इस बच्ची को, बाबा चिल्लाए। नहीं, मसान ने दहाड़ लगाई। मुझे भूख लगी है, मुझे यह मांस चाहिए। बाबा समझ गए कि यह प्रेत बातों से नहीं मानेगा। उन्होंने राजेश को इशारा किया। राजेश कांपते हाथों से एक थाल लेकर आए। उसमें कच्चा मांस और मदिरा, शराब की बोतल थी। मसान तामसिक भोग मांग रहा था। जैसे ही मांस की गंध अंशिका की नाक तक पहुंची, उसका व्यवहार बदल गया। उसके चेहरे पर एक घिनौनी लालसा आ गई। उसकी जीभ बाहर लटक आई। दे, मुझे दे। वह थाल की ओर लपकी। बाबा ने त्रिशूल से उसे रोका। वचन दे, बाबा ने गूंजती आवाज में कहा। यह भोग स्वीकार करने के बाद तू इस शरीर को त्याग देगा और वापस अपने लोक चला जाएगा। वचन दे, वरना मैं तुझे इसी अग्नि में भस्म कर दूंगा। मसान तड़प रहा था। भूख उस पर हावी थी। वचन वचन देता हूं, मुझे दे दो, बाबा ने इशारा किया। राजेश ने थाल आगे कर दिया। इसके बाद जो हुआ उसे देख राजेश और सुनीता ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी फूल सी नाजुक बेटी जानवरों की तरह दोनों हाथों से कच्चा मांस उठाकर खाने लगी। वह हड्डियों को चबा रही थी, मदिरा को पानी की तरह पी रही थी। उसके कपड़ों पर खून और मांस के लोथड़े गिर रहे थे। यह दृश्य अत्यंत बीभत्स था। करीब 10 मिनट तक वह खाती रही। अचानक वह रुकी। उसका पूरा शरीर जोर से कांपा।
उसने एक गगनभेदी चीख मारी, जिसके साथ उसके मुंह से एक काला धुआं निकला और सीधे जंगल की अंधेरी गहराइयों में विलीन हो गया। अंशिका, मां, कहकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बाबा ने उस पर पवित्र जल छिड़का। जब उसने आंखें खोलीं, तो वे आंखें उसकी अपनी थीं, डरी हुई, कमजोर, लेकिन मानवीय। मसान जा चुका था। ले जाओ इसे, बाबा ने कहा, और पलटकर मत देखना। धोखे का अंत। दिल्ली लौटने के बाद अंशिका को ठीक होने में कई महीने लगे। शारीरिक घाव भर गए, लेकिन मन के घाव गहरे थे। एक दिन जब वह थोड़ी स्वस्थ महसूस कर रही थी, उसने अपनी मां को उस दिन का सच बताया। कैसे प्रेरणा उसे वहां ले गई थी और जानबूझकर उसे छोड़कर भाग गई थी। सुनीता का खून खौल उठा। वह पुलिस के पास जाना चाहती थी। सवा कौन और हाथ अभी थी, लेकिन अंशिका ने रोका। नहीं मां। अंशिका की आवाज में अब एक नई परिपक्वता और ठंडापन था। पुलिस भूतों को नहीं मानती, लेकिन प्रेरणा को सजा मिलेगी। अंशिका ने प्रेरणा को घर बुलाया। प्रेरणा यह सोचकर आई कि शायद अंशिका मर चुकी है या पागल खाने में है, लेकिन अंशिका को सोफे पर बैठे चाय पीते देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तू तू ठीक है? प्रेरणा हकलाने लगी। अंशिका ने मुस्कुराते हुए अपना फोन उठाया। उसने वह रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें बाबा बता रहे थे कि कैसे किसी ने जानबूझकर इसे काले वन में भेजा था, और साथ ही प्रेरणा की वह कॉल रिकॉर्डिंग जो उसने दूसरे दोस्तों से की थी, जिसमें उसने नशे में कबूल किया था कि उसने अंशिका को डराने के लिए वहां छोड़ा था। यह रिकॉर्डिंग और तेरे सारे राज मैं आज अर्जुन और ऑफिस के एचआर को भेज रही हूं, अंशिका ने शांति से कहा। प्रेरणा घुटनों पर गिर गई, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन अंशिका ने कोई दया नहीं दिखाई। अगले ही दिन प्रेरणा को ऑफिस से निकाल दिया गया। अर्जुन को जब सच्चाई पता चली, समाज में प्रेरणा का नाम खराब हो गया और वह अकेलेपन के अंधेरे में चली गई, उसी अंधेरे में जिसे उसने अंशिका के लिए चुना था। आज इस घटना को 2 साल हो चुके हैं। अंशिका अब पूरी तरह स्वस्थ है। उसकी शादी किसी और से हो चुकी है और वह खुश है। लेकिन आज भी वह कभी अंधेरे कमरे में अकेले नहीं सोती। उसे आज भी भीड़ में कभी-कभी ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। उसे समझ आ गया है कि दुनिया में 2 तरह के राक्षस होते हैं। एक वो जो मसान बनकर शमशानों में भटकते हैं, और दूसरे वो जो दोस्त बनकर हमारे साथ घूमते हैं। और यकीन मानिए, इंसान के वेश में छिपे राक्षस मसान से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं।